कि ज़रूरी तो नहीं प्यासा कुएं को ढूंढने जाए, ज़रूरी तो नहीं प्यासा कुएं को ढूंढने जाए, अगर हो प्यास सच्ची तो कुआं भी चल के आता है। शायरों में जरा नाम होने लगा। शायर बनने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है या इश्क मुकम्मल हो जाता है तो भी लोग शायर बन जाते हैं? चांद जमी पर झांकत देख, पहावत लागत सांझ सखीरी। मैं प्रेम करता हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है। एक डायरी दी गई, 10 रुपये इनाम के रूप में दिया गया, और वो 10 रुपये आज भी मेरे पास सुरक्षित रूप से मेरी डायरी में पड़ी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और मैं हूं प्रियांशु कश्यप। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसे युवा कवि से, युवा रचनाकार से, जिन्हें छत्तीसगढ़ में माहिया किंग के नाम से जाना जाता है। वो प्रेम की कविताएं लिखते हैं, श्रृंगार की कविताएं लिखते हैं। जब उनके गीत आप सुनते हैं लोग तो झूम उठते हैं। एक ऐसे ही युवा कवि जयेंद्र कौशिक हमारे बीच मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जयेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी जो छत्तीसगढ़ी वंदना है, आपकी छत्तीसगढ़ी वंदना काफ़ी वायरल हुई है इन दिनों इंस्टाग्राम पे, उस पे व्यूअर्स काफ़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत उसके एक दो मुक्तक से आप करें। जी, मैं पूरा छंद सुना देता हूँ आपको। चांद जमी पर झांकत देख, पहावत लागत सांझ सखीरी। बेर बूढ़े घर आवत देख, किसान पठावत काम सखीरी। राम यहाँ पर राज चलावत, राम यहाँ पर राज चलावत, रास रचावत श्याम सखीरी। ये जग जानत धान की खाने हैं, दक्षिण कौशल नाम सखीरी। ये जग जानत धान की खाने हैं, दक्षिण कौशल नाम सखीरी, नाम सखीरी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ की महिमा को आपने बताया है। मैं ये जानना चाहता हूँ जयंत भाई, आपकी पहचान जो है छत्तीसगढ़ में कवियों के रूप में तो है, पर श्रृंगार रस के कवि के रूप में आपको लोग जानते हैं। तो एक जो श्रृंगार रस का कवि है, जो प्रेम पे लिख रहा है, उसके जीवन में प्रेम कितना है और क्या है प्रेम आपके लिए? हाँ, प्रेम मेरे लिए इतना है जैसे कि आप जब बाहर निकलते हैं तो आप चीज़ों को देखते हैं और उनसे आप आकर्षित होते हैं। मैं प्रेम करता हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है। क्या फ़र्क है? एक कवि जो है बहुत सूक्ष्मता से चीज़ों को देखता है। आकर्षण और प्रेम में क्या अंतर नज़र आता है आपको? आकर्षण जो है वो समय के साथ ख़त्म होती जाती है, और प्रेम जो है वो समय के साथ बढ़ते जाता है। ये अंतर है। प्रेम पे कुछ आप अपने कुछ मुक्तक जो आपको बड़े पसंदीदा हो? जी जी, प्रेम पे मैं माहिया सुनाता हूँ आपको। प्रेम पे एक मुक्तक सुना देता हूँ पहले। बन के प्रेमी मैं बदनाम होने लगा, बन के प्रेमी मैं बदनाम होने लगा, शायरों में जरा नाम होने लगा। प्रेम मेरा अधिका जब वो होने लगी, प्रेम मेरा अधिका जब वो होने लगी, साथ में भी तो घनश्याम होने लगा, प्रेम मेरा अधिका। बहुत सुंदर, आप जितना अच्छा लिखते हैं उतनी अच्छी आपकी प्रस्तुति है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जो कार्यक्रम है उसमें। आपने हर कवियों से, शायरों की जब साक्षात्कार सुनते हैं तो ये सवाल बड़ा कॉमन सा रहता है कि आपने पहली बार लिखने की शुरुआत कब की, और जब आप कविताएं लिखे तो उस पर परिवार वालों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? क्योंकि हमारा समाज जो है वो स्वीकार नहीं कर पाता जो कवि बनने पे तुला हुआ होता है ऐसे लोगों को। आपके साथ क्या घटनाएं हुई जब आप कविताएं लिखना शुरू किए, और कौन से क्षण, क्योंकि कोई भी घटना जो होती है वो इंसान को लिखने के लिए प्रेरित करता है, तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कहते भी हैं कि दर्द जब लफ्ज़ों पे उतर आए तो वो शायर हो जाता है। आप क्या देखते हैं? हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। साहित्यिक फैमिली हमारी पहले से ही है, और इस कारण से पापा जो थे वो संगीत में बहुत अच्छा बांसुरी वादन करते थे। तो जो परिवार है वो तो पहले से साहित्यिक मिला मुझे। तो 8 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले कविता अपनी लिखी,
और 8 साल की उम्र में कविता लिखने के बाद घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे। एक डायरी दी गई, 10 रुपये इनाम के रूप में दिया गया, और वो 10 रुपये आज भी मेरे पास सुरक्षित रूप से मेरी डायरी में पड़ी हुई हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा घर जो है, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। आज भी वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं सब चीज़ छोड़ के बस कविता करो, और कविता को ही कल आपको लेके आगे लेके जाना है, क्योंकि पैसों की कमी वैसी नहीं है। और सम्मान चाहते हैं हमारे घर वाले कि कवि के रूप में जब इतना दिन दिए हैं तो एक दिन अच्छे रूप से स्थापित हो सकें, यही कोशिश है हमारी। आपकी पहली कविता अगर याद हो आपको, जो आपने 8वीं कक्षा में लिखी? हर रास्ते में तुझे पाया है, कैसे कहूँ ये मुझे क्या हुआ है। हर रास्ते में तू मुझे मिल गई है, मेरे दिल की हर कली खिल गई है। पास जब तू आए मेरा दिल घबराए, कैसे कहूँ ये मुझे क्या हुआ है। हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप प्रेम के कवि हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे और मैं पूछ रहा हूँ विशेष रूप से। जब कोई व्यक्ति प्रेम की कविताएं लिखता है तो उसे वह जिया हुआ होता है या कल्पनाओं में भी प्रेम की कविताएं हो सकती है? दोनों हो सकता है। जैसे कि अगर आप ये देखें कि मिक्स रहता है, दोनों परसेंटेज रहता है। हो सकता है किसी ने 99% जिया हो, उसमें 1% उसने कल्पना डाली हो सकता है किसी को 1% प्रेम हुआ, उसने 99% कल्पना उसमें डाल दिया हो। क्योंकि हम कवियों का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि हम देखते कम हैं और लिखते ज़्यादा हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कोई भी चीज़ जो हमारे पास आती हैं वो। तो यही बोल सकता हूँ मैं, और एक गीत के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करूँगा। आपने बोला कि प्रेम है कि नहीं, तो एक ये प्रश्न जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं गीत के माध्यम से जवाब देता हूँ। अभी प्यार के सिलसिले तो नहीं हैं, अभी आपसे हम मिले तो नहीं हैं। अभी प्यार के, अभी दुश्मनी कब हुई है किसी से, अभी ना बगावत पे उतरा जमाना। अभी हारे दिल ने किले तो नहीं हैं, अभी आपसे हम मिले तो नहीं हैं। अभी प्यार के। क्या बात, बहुत बाकमाल आप लिखते हैं। और धन्यवाद सर। मैं आगे अपने प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। जी। आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो आपके जीवन में कौन ऐसे कवि साहित्यकार हुए जिनका प्रभाव आप पर पड़ता है? आपके पसंदीदा शायर, जो वरिष्ठ शायर हैं उनमें भी और जो अभी नए लिखने वाले हैं उनमें भी? कुमार विश्वास जी का प्रभाव मेरे ख्याल से सभी युवा कवियों पर पड़ा है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ से अगर आप बोलें तो रामेश्वर वैष्णव सर हैं, मेरे गुरु भी हैं। अभी मैं उनसे छत्तीसगढ़ी का गीत लेखन कैसा होता है ये शिल्प सीख रहा हूँ उनसे। और हमारे जांजगीर चांपा के ईश्वरी यादव दादा हैं, उनसे भी मैंने सीखी है कविताएं, और वो भी मेरे गुरु रह चुके हैं। विजय राठौर दादा हैं। और नए में अगर बात कर लिया जाए तो हर्ष व्यास जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और मिलन मल्हरिया जी हैं, छत्तीसगढ़ी गीत लिखते हैं बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे हमारे बीच हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी उनसे जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी श्रोताओं को लगातार अपनी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करते जाते हैं हर दिन। जी। आप जैसे प्रेम की कविताएं करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे शायर हुए, बड़े बड़े शायर जिनका नाम हम लोग क्या ही लें। उन एक बड़े शायर मुझे याद आ रहे हैं, उनका शेर है कि जो हो एक बार वो हर बार हो, ऐसा नहीं होता, हमेशा एक ही से हो प्यार, ऐसा नहीं होता। तो हर शायर की जो प्रेम को लेके नज़रिया है वो अलग सी होती है। आपके जीवन में प्रेम क्या है, और प्रेम कितनी बार हो सकता है एक इंसान को उसके जीवन में? हाँ, एक माहिया से शुरू करूँगा। आँखों से झलकता है, आँखों से झलकता है, प्यार तो है खुशबू फूलों सा महकता है। प्यार तो है खुशबू फूलों सा महकता है। और एक और बात है, इजहार नहीं करते,
इजहार नहीं करते, इसका अर्थ नहीं हम प्यार नहीं करते, इसका अर्थ नहीं हम प्यार नहीं करते। अगला मेरा सवाल है जयंत भाई, जी। जो साहित्यकार हैं, जो युवा कवि हैं, बेसिकली युवा कवि जो है अगर वो कवि सम्मेलन के मंचों पर जाना चाह रहा है अपना, क्योंकि एक कुमार विश्वास जो सर हैं उन्होंने एक युवाओं को एक बड़ा ही स्टारडम के लिए एक रास्ता खोल दिया है। आप कवि सम्मेलन के मंचों पर जाते हैं, कहाँ कहाँ आपने कविताएं पढ़ा है और क्या हाल है अभी कवि सम्मेलन मंचों का? कवि सम्मेलन में अगर बात किया जाए तो मैंने अपने जीवन का जो शुरुआत है कविता का, वो 2014 में हमारे गांव में एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें से की थी। और उसमें लोगों ने फैसला किया कि गांव का एक कवि होना चाहिए वहाँ पर। तो नाम जाना था मेरे पापा का, पर मेरे पापा ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा बच्चा वहाँ प्रस्तुति देगा। तो लोगों ने स्वीकार किया उसको, कि बोला ठीक है आपका बच्चा प्रस्तुति दे देगा करके। प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। उसके बाद कोरबा मुझे बुलाया गया कंपटीशन में, और कोरबा में फर्स्ट प्राइज़ भी मुझे मिला नाउंकुर कलमकार के लिए। और उसके बाद 2016 में दिल्ली दस्तक करके एक कार्यक्रम होता है जिसमें मैंने पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया। राष्ट्रीय कवि संगम करके हमारी एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था है, और देश से बाहर भी इसके ब्रांच खुल चुके हैं अभी। तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने 2016 में दिल्ली पे पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद पुनः मुझे दिल्ली बुलाया गया कुछ महीनों बाद, और दिल्ली हो गया, अग्रोहा हो गया, उसके पास एक जगह है अग्रोहा करके, वहाँ मैंने काव्य पाठ किया। और देश के बहुत नामी कवियों के साथ काव्य पाठ किया। और उसके बाद कवि सम्मेलन चलते रहे, राजस्थान भी गए हम लोग। राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से जो अधिवेशन होते हैं उसमें हर साल हम बाहर जाते हैं और बाहर काव्य पाठ करके आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो कवि सम्मेलन के मंचों पर जो मठाधीश हैं, तो वो जमे हुए हैं, तो इससे जो नए युवा कवि हैं उनको कवि सम्मेलन के मंचों पर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या रास्ते अभी भी खुले हुए हैं? क्योंकि मठाधीश हर जगह हैं, चाहे कवि सम्मेलन मंचों की बात की जाए या हर क्षेत्र में होते हैं जो आका बने बैठे हुए होते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को कवि सम्मेलन मंचों पर? इसके लिए मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा, और शेर में ही पूरी बात वैसे हो जाएगी, बस बताता हूँ मैं कि ज़रूरी तो नहीं प्यासा कुएं को ढूंढने जाए, ज़रूरी तो नहीं प्यासा कुएं को ढूंढने जाए, अगर हो प्यास सच्ची तो कुआं भी चल के आता है। क्या बात, बहुत बेहतरीन बात आपने कही। अगर आप में हुनर है तो आपके पास हो सकता है कि पानी भी आ जाए। मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिलनी ही है। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि सिर्फ कवि सम्मेलन के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि कवि सम्मेलन जो है वो इस कंडीशन पे अभी चल रहा है, गिवन एंड टेक वाली कंडीशन पे, कि आप मेरे को बुलाएंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। अब युवा कवि आर्थिक रूप से इतना सक्षम शायद ही होगा कि वो 10 कवियों का पेमेंट करके कवि सम्मेलन करा के आपको बुला सके। तो वो बुलाएगा नहीं तो उसको मिलेगा कहाँ से? और जो नए कवि हैं वो कंडीशन रखते हैं कि भाई हम आपको तभी बुलाएंगे जब आप हमारा नाम लोगे। मतलब आपको मैं बताते हुए मेरे को अफसोस हो रहा है कि कितने सारे ऐसे कवि हैं जो लिखते ज़्यादा अच्छे हैं, पर सिर्फ मंच के कारण अपने आप को उस वरिष्ठ कवि का शिष्य बताते हैं जिसको कविता का कभी नहीं आता। तो ये एक विचार करने वाली बात है। और मेरा मानना है कि अगर आप में हुनर है और अगर आप सूर्य की तरह हो तो बादल आपका रास्ता कभी नहीं रोक पाएगी। एक न एक दिन बादल छटेंगे और पूरी दुनिया में आप सूरज की तरह चमकने लगोगे। जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो नए कवि हैं, उनके लिए एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं कि एक वरदान की तरह माध्यम हो गया है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पॉपुलैरिटी मिली उन्हें, और आज वो बड़े बड़े मंचों पर दुबई जैसे ऑल इंडिया मुशायरा में परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे कवि जो हैं, जो वरिष्ठ कवि हैं, उनको उस मंच तक पहुंचने में बड़ा समय लगा, बहुत वक्त लगा। लेकिन आज के जो कवि हैं उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सकारात्मक भी साबित हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको? इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे के समझाना चाहूँगा। जैसा आप देखते हैं कि जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो टूट जाते हैं,
और लचीलापन होना चाहिए इंसान के में। अभी का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है 100%। अगर आप अभी अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं लाते हैं तो दुनिया आपको भूल जाएगी, क्योंकि मंच उनके लिए है जो स्थापित हो चुके हैं। पर अगर आप स्थापित नहीं हैं और स्थापित होना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो होना चाहिए सोशल मीडिया। जी। वापिस आते हैं प्रेम की जी। तरफ अब, क्योंकि प्रेम के कवि हैं, श्रृंगार की कविताएं लिखते हैं। ये जो प्रेम की जो कविताएं हैं, कहते हैं कि दो तरह के लिखने वाले होते हैं, एक जो आप बीती को जग बीती बनाता है और दूसरा जग बीती को आप बीती बनाता है। जी। आप कौन से वाले कवि में आते हैं? मैं तो आप बीती वाले कवि में आता हूँ। जी 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 जी। एक मेन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मुक्तक से मैं आपको बताना चाहूँगा। सच बात करत हूँ मैं, संसो मजरत हूँ मैं, तोला न गवा डारों, खोए ला डरत हूँ मैं। सच बात करत हूँ मैं, संसो मजरत हूँ मैं, तोला न गवा डारों, खोए ला डरत हूँ मैं। अपनावत हूँ तोला, सपनावत हूँ तोला, तय गीत बने मुरबर, मैं गावत हूँ तोला, सपनावत हूँ तोला। अच्छा, एक बात और बताइए जयंत भाई, शायर बनने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है या इश्क मुकम्मल हो जाता है तो भी लोग शायर बन जाते हैं? शायर होने के लिए शायरी आनी जरूरी है पहली बात तो, क्योंकि शायरी इतनी कठिन है। उसमें आपको बहरों का ध्यान देना पड़ता है, अरकान का ध्यान देना पड़ता है, फिर मीटर का ध्यान देना पड़ता है, फिर ध्यान ये देना पड़ता है कि कहन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एक है कि एक सुनाता हूँ आपको। खुशी से आँख भर जाए नमी से, खुशी से आँख भर जाए नमी से, गगन मिल जाए तुमको भी जमी से, गगन मिल जाए तुमको भी जमी से। और एक शायर क्या चाहता है वो बात है, मेरी मैयत पे आए हो न रोना, मेरी मैयत पे आए हो न रोना, मेरे दो शेर कहना तुम सभी से, मेरे दो शेर कहना तुम सभी से। और कहन की बात है, एक मतला होता है जो मैंने आपको शुरू में सुनाया वो मतला था, बीच में सुनाया वो शेर है। अब आपको मैं मक्ता सुनाता हूँ। मतलब इतनी सारी बातों का ध्यान रख के ही आदमी शायर कहलाने के लायक होता है। तो अंतिम मैं मक्ता सुनाता हूँ आपको। अगर जय होती मेरी हार जाता, अगर जय होती मेरी हार जाता, हमारा पड़ गया पाला हमी से, हमारा पड़ गया पाला हमी से। धन्यवाद। जयंत भाई, हमें ये बताइए जाते जाते, जो युवा कवि हैं या जो कवि बनना चाहते हैं, जो अभी युवा अवस्था में हैं, किशोरावस्था में हैं, क्योंकि आप जो है कवि सम्मेलन की यात्रा में आप चल पड़े हैं, जी। आप अभी उस यात्रा में सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन जो उस यात्रा में निकलना चाहते हैं, ऐसे जो युवा कवि हैं, युवा जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से उनको लिखना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से उनके पास सलीका होना चाहिए अपनी बातों को कहने का? हाँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो जो विचार है उनको लिख लेना चाहिए। सीधी सीधी बात, जो आ रहा है, जैसा गद्य में आ रहा है गद्य में लिखे, टूटे फूटे पद्य में आ रहे पद्य में लिखे। उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि आप किस लहजे के कवि हैं। मतलब आप गीत लिखना चाहते हैं कि आप शायर बनना चाहते हैं, एक माध्यम आप एक डिसाइड कर लो कि आपको किस में अपनी बात कहनी है, किस शैली में बात कहनी है। फिर उस शैली के जो जानकार हैं उनसे जाके मिलना चाहिए, उस शैली को सीखना चाहिए, और उस शैली को सीखने के बाद अपने भावनाओं को उस शैली में उतारना चाहिए। शैली में उतारने के बाद वापस जो जानकार हैं उनके पास जाना चाहिए और उनको चेक कराना चाहिए कि भैया देखिए हमने ये लिखा है और ये किस हद तक सही है या इसमें और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। ऐसा अगर प्रोसेस से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। जाते जाते मैं ये चाहता हूँ आप कुछ अपने जो पसंदीदा मुक्तक होंगे, गीत होंगे, छंद होंगे, उनमें कुछ प्रेम की सुना दीजिए या जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। बारिश का महीना चल रहा है, बारिश के ऊपर एक गीत मैं सुनाता हूँ आपको, प्रेम का ही गीत है।
बारिशें बारिशें बारिशें, बेमौसम की बारिशें, उस पे ये तेरी यादें, कोई कैसे अपने दिल को समझाए। बेमौसम की बारिशें, धरती और नभ नापने निकली एक सड़क चौड़ी सी, एक सिरे से दूजे तक वो दिखे मुझे पौड़ी सी। मोह की चप्पल बंधी पाँव में टप टप शोर मचाए, बरखा रानी धीरे धीरे धरती तक आ जाए। बिरहा बढ़ी बढ़ी मुझे तड़पाए, बेमौसम की बारिशें, उस पे ये तेरी यादें, कोई कैसे अपने दिल को समझाए। संग होते तुम घर बिन बारिश तन मन जाते भीगे, तुम बिन सावन तीर चलाए देख करे जा चीरे। बादल छटते छटते दिल के अरमा फिरते पानी, बिना कथानक कैसे सृजित होगी प्रेम कहानी। तुझको ढूंढ रही आपलक निगाहें, बेमौसम की बारिशें, उस पे ये तेरी यादें, कोई कैसे अपने दिल को समझाए। अंतिम बंद है। सिय की सुधि में तड़पे रामा, मैं तो आम मनुज हूँ, उर्मिल बिन वन जाना होगा क्योंकि राम अनुज हूँ। प्रेम के प्यासे हम हैं उद्धव, ज्ञान की बात न भावे, कोई ऐसा मार्ग बोलो जिससे शाम को पावे। कोयल कूक रही जय भी गीत गाए, बेमौसम की बारिशें, उस पे ये तेरी यादें, कोई कैसे अपने दिल को समझाए, कोई कैसे अपने दिल को समझाए। धन्यवाद। आपका ये जो गीत है अंदर तक एकदम बहुत मार्मिक गीत है, और जो जितने भी दर्शक हमको सुन रहे होंगे इस समय बिल्कुल भावुक हो गए होंगे, अपने जो पूर्व प्रेम है उस पर खो चुके होंगे बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो है आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे एक युवा कवि जयंत कौशिक जी, जो युवा कवि हैं और बहुत अच्छी वो रचनाएं करते हैं और उससे बेहतरीन उनका प्रस्तुति कौशल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए साहित्यकार, एक नए युवा कवि से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके जीवन में, उनके जीवन की संघर्ष और उनके जीवन से जुड़े हुए गीत, मुक्तक और छंद। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मैं हूँ प्रियांशु कश्यप।